हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल टायरेसिस विजन। लास्ट क्लास में हमने बात की है कैरोलिन एज को लेकर के कि किस तरीके से इस एज में जो कि इंग्लिश लिटरेचर की या पूरे इंग्लिश हिस्ट्री की सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल एज है, यहां पर सिविल वॉर होता है। और सिविल वॉर का इंपैक्ट सबसे पहले क्या पड़ता है लिटरेचर की अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया है कि 1642 में 1642 में क्या होता है, प्लेस का परफॉर्मेंस ही बैन कर दिया जाता है। क्योंकि उस समय जो ब्रिटिश सोसाइटी थी, इंग्लिश सोसाइटी, वो पूरी तरीके से डोमिनेंट थी किससे, प्यूरिटन्स से। और जो प्यूरिटन्स जिनका ये मानना था कि आपको प्लेज में इमोशंस को रखना ही नहीं है, इसलिए यहां पर जो भी प्लेज लिखे गए और वो भी बहुत कम ही थे संख्या में, वो सारे के सारे क्लोजेट ड्रामा होते हैं। यानी कि एक ऐसा टाइप है प्ले का जिसको क्या किया गया है, परफॉर्मेंस के लिए नहीं बल्कि पढ़ने के लिए लिखा गया है। इस पूरी एज को, कैरोलिन एज को अगर हम उसके दो तीन नाम से जाने तो इसको हम जानते हैं कैरोलिन एज, या दूसरा हम प्यूरिटन एज के नाम से इसे जानते हैं, या तीसरा टाइप है इसका एज ऑफ मिल्टन। और एज ऑफ मिल्टन इसलिए क्योंकि इस पूरे टाइम पीरियड में अगर आप बात करें पूरा लेकर के 1625 से लेकर के 1660 तक, तब तक सिर्फ एक ऐसा प्लेराइट या आप कह सकते हैं ऐसा पोएट था जिसके दम पर पूरा का पूरा लिटरेचर फ्लोरिश होता है। नहीं तो इतना ज्यादा प्यूरिटन्स का प्रेशर था कि कोई भी मेजर कंट्रीब्यूशन लिटरेचर की फील्ड में हुआ ही नहीं। लेकिन ये अकेला राइटर पर्याप्त था, इसके जो वर्क्स हैं वो पर्याप्त थे। पूरा का पूरा ऐसा वर्क लिखा इन्होंने, पैराडाइज लॉस्ट, एक एपिक जो कि अभी तक इंग्लिश लिटरेचर में कभी इमेजिन ही नहीं की गई थी। हालांकि इससे पहले एडमंड स्पेंसर ने फेरी क्वीन में एक अच्छा अटेम्प्ट किया था एपिक राइटिंग का, लेकिन यहां पर क्या होता है, जॉन मिल्टन लेकर के आते हैं आपके सामने पैराडाइज लॉस्ट, जो कि 12 बुक्स में डिवाइडेड थी। लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्होंने जब इसको लिखा था तो मिल्टन उस समय कंप्लीटली ब्लाइंड हो चुके थे, यानी पूरी तरीके से वो अंधे हो गए थे। 44 इयर्स की एज में, 44 साल की उम्र में उनकी जो है दोनों आंखें खराब हो जाती हैं और वो पूरी तरीके से अंधे हो जाते हैं। और इसी समय उन्होंने अपने इस अंधेपन में भी उन्होंने एक फेमस सोनेट को लिखा जहां पर वो गॉड से कंप्लेन करते हैं, और उस सोनेट का नाम था ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जहां पर वो क्या कर रहे हैं, गॉड से कंप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, इसका सोनेट का नाम ऑन हिज ब्लाइंडनेस क्यों है? क्योंकि इसके सोनेट का जो टाइटल है वो किसी दूसरे इंसान ने, थॉमस न्यूटन ने दिया हुआ था। थॉमस न्यूटन ने इसके सोनेट का टाइटल दिया था, इसलिए हम इसको ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं। जहां पर गॉड से कंप्लेन कर रहे हैं कि मेरी आंखें जो हैं वो क्या हो गई, इतनी कम उम्र में मैं ब्लाइंड हो गया हूं, तो मैं कैसे आपको सर्व करूंगा, कैसे मैं आपकी सेवा करूंगा। और बाद में उनको खुद जो है रिप्लाई मिलता है, यानी उनकी मरमर, ठीक है, सून रिप्लाइज, उनकी खुद की सोल जो है वो रिप्लाई करती है कि गॉड की सेवा करने के लिए आपको कुछ करना भी नहीं है बहुत ज्यादा। दे ऑल्सो सर्व हु जस्ट स्टैंड एंड वेट। यानी उस पोयम में लास्ट में क्या है, दे ऑल्सो सर्व हु स्टैंड एंड वेट। वो भी ईश्वर की सच्ची श्रद्धा करते हैं जो स्टैंड रहते हैं और वेट करते हैं। इस लाइन का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपको सिर्फ क्या करना है, स्टैंड एंड वेट करना है, लेकिन कभी कभी कुछ बुरा ना करने से बेहतर होता कि आप कुछ ना करें, आप वैसे ही रहें। और एक तरीके से इनएक्टिविटी तो हो आपके पास में, लेकिन वो इनएक्टिविटी कम से कम किसी की लाइफ में डिजास्टर तो नहीं लेकर के आ रही है। एक बहुत फेमस पोयम है, उस पोयम का नाम है कीपिंग क्वाइट। अगर आपको कभी मौका मिलेगा तो जरूर पढ़िएगा। पाब्लो नेरूदा राइटर है, कौन से, पाब्लो नेरूदा, और पोयम का नाम है कीपिंग क्वाइट। वहां पर वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप क्या करिए, यू हैव टू काउंट फ्रॉम 1 to 12, और उसके बाद सब कुछ आप एकदम से शांत कर दीजिए। और जब हर जगह शांति हो जाएगी तो लोगों को एक बार अपनी कंसाइंस में जाकर के देखने का मौका मिलेगा कि आखिर वो कर क्या रहे हैं। फिशरमैन उस समय मछलियों को नहीं मारेंगे, और जो साल्ट इकट्ठा कर रहा है इंसान, वो अपने कटे हुए हाथों को देखा। वो लोग जो हमेशा साइंटिफिक थियरीज, दुनिया भर की मूवी भी आई है ओपेनहाइमर, कि किस तरीके से एटॉमिक वेपन को जिसने बनाया
उसने ही जाकर के वहां के प्रेसिडेंट से अपील की कि आप ऐसा मत करिए, नहीं तो मैं क्या हो गया हूं, आई हैव बिकम द मॉन्स्टर ऑफ वर्ल्ड, मैं पूरी दुनिया को खत्म कर देने वाला हूं। तो कीपिंग क्वाइट का मतलब है कभी कभी आप चुप रह करके, शांत रह करके भी प्रकृति के लिए, नेचर के लिए, ह्यूमन बींग्स के लिए आप बहुत बेहतर करते हैं। इससे अच्छा जो है कि आप क्या करिए, आप शांत ही रहिए, बल्कि आप कुछ बुरा मत करिए। तो ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस जॉन मिल्टन का एक फेमस सोनेट था, जहां पर वो ब्लाइंडनेस को लेकर के अपनी कंप्लेंट कर रहे हैं, लेकिन बाद में उनको यह महसूस होता है कि नहीं, ईश्वर को ऐसा कुछ भी चाहिए ही नहीं है। जॉन मिल्टन ज्यादा फेमस है, पॉपुलर है, किस वजह से, अपने वर्क पैराडाइज लॉस्ट को लेकर के। और पैराडाइज लॉस्ट को लिखने का जो आइडिया था उनके माइंड में, वो जब कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तभी से था। यानी कि 20 से 25 साल पहले उन्होंने अपने नोटपैड में करीब 100 थीम्स को सिलेक्ट किया हुआ था कि इन थीम्स पर वो कोई मास्टर वर्क लिखेंगे। पहले उनके मन में आइडिया होगा किंग आर्थर के बारे में लिखें, या हो सकता है नाटक लिखें, लेकिन कहीं ना कहीं प्योरिटन्स का इतना ज्यादा दबदबा था, इतना ज्यादा वहां पे सेंसरशिप थी कि उनको लगा कि नहीं, मुझे नाटक में, प्ले में नहीं आना चाहिए, मुझे एक एपिक लिखनी चाहिए। और उन्होंने थीम भी कौन सा चुना, थीम ऐसा चुना उन्होंने जो कि क्या था, गॉड से ही रिलेटेड था, फॉल ऑफ मैन, कि किस तरीके से फॉरबिडन फ्रूट को खाने के बाद एडम और ईव को क्या किया जाता है, यहां पर अर्थ पर ला करके फेंक दिया जाता है। और उसके बाद जीसस क्राइस्ट आते हैं और वो दिखाते हैं इनको कि नहीं, अगर आप दुनिया में आए हैं तो आपको सफर करना पड़ेगा, और आपको अगर हेवन की चाह है तो एक हेवन वो है जो वहां पर, ठीक है, अबव टू एवरीथिंग, वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है, और एक हेवन इंसान की हार्ट में भी है, दिल में भी। अगर आप उसको पवित्र बना लीजिए तो भी आपके हेवन का ही काम करेगा वो। दूसरा इनका एक मास्टरपीस वर्क है सैमसन एगनिस्ट, जो कि एक क्लोजेड ड्रामा है। सैमसन एगनिस्ट में इन्होंने एक, इनका आइडिया था कि वो क्या करें, कोई ऐसा वर्क लेकर के आए जो फुली ट्रेजेडी हो और ग्रीक कॉन्सेप्ट पर आधारित हो। यानी कि जिस तरीके से वहां पर ग्रीक ट्रेजेडियन थे, सोफोक्लिस, एस्काइलस, यूरिपिडस, और जिस तरीके से इन्होंने प्लेस को लिखा हुआ था, इडिपस रेक्स हो, चाहे यूमेनाइड्स हो या कोई और थे, सब में उन्होंने फुली जो है अपने प्लेस को ट्रेजिक बनाया था। तो यहां पर जॉन मिल्टन ने अपने हीरो सैमसन एगनिस्ट को इस तरीके से रिप्रेजेंट किया कि वो प्ले फुली पूरा का पूरा क्या है, ट्रेजेडी है। तो आइए बात करते हैं अपनी इस वीडियो में जॉन मिल्टन की लाइफ के बारे में, और उसके बाद हम थोड़ा सा इनके वर्क्स को लेकर के बातें करेंगे। जॉन मिल्टन वॉज बॉर्न इन ब्रेड स्ट्रीट। कहां पर इनका जन्म हुआ था, ब्रेड स्ट्रीट, और कब, 1608। आपके इंटरेस्ट के लिए मैं आपको बता दूं कि इनके फादर एक कैथोलिक थे, लेकिन जॉन मिल्टन एक प्रोटेस्टेंट बने, और इसकी वजह से इनके फादर ने इनको बाहर भी कर दिया घर से। देखिए, हिज फादर, उनके पिता, द सीनियर जॉन मिल्टन, यानी जॉन मिल्टन के फादर का नाम भी जॉन मिल्टन ही था, वॉज अ कंपोजर, ये म्यूजिक कंपोजर थे, और इसी वजह से जॉन मिल्टन के ऊपर भी म्यूजिक कंपोज का जो है एक वो था, मतलब इन्होंने भी सीखा हुआ है म्यूजिक को कंपोज करना। और क्या, हु इंस्पायर्ड हिज सन्स क्रिएटिविटी, इन्होंने अपने बेटे की क्रिएटिविटी को इंस्पायर किया, एंड हैड टू मूव लंदन, और लंदन आए आफ्टर हिज फादर, इसके बाद अ डिवोट कैथोलिक, इनके फादर कैसे थे, एक डिवोट कैथोलिक थे, डिसइनहेरिटेड हिम कौन, जॉन मिल्टन, जॉन मिल्टन को क्या किया इन्होंने, डिसइनहेरिट कर दिया, हटा दिया, फॉर बिकमिंग अ प्रोटेस्टेंट, क्योंकि जॉन मिल्टन एक प्रोटेस्टेंट बन गए थे, और प्रोटेस्टेंट से भी बढ़कर के एक प्यूरिटन थे। अगर आप जॉन मिल्टन कभी जो है आप इमेज को देखेंगे तो आप देखेंगे जॉन मिल्टन किस तरीके से बालों को बड़ा करके रखना, क्योंकि ये सारी प्यूरिटन्स आइडियोलॉजी में था। यानी प्रोटेस्टेंट का भी एक्सट्रीम फॉर्म था कौन सा, जॉन मिल्टन नो, जिसमें है यानी कि वो प्यूरिटन। और जॉन मिल्टन ने अपने पंफलेट्स में ओलिवर क्रॉमवेल को बहुत डिफेंड किया, वही ओलिवर क्रॉमवेल जो डिक्टेटर की तरीके से रूल करता है यहां पर। और फाइनली 1658 में जिसकी डेथ होती है, और मरने से पहले उसने अपने बेटे रिचर्ड क्रॉमवेल को वहां पर अपना सक्सेसर अपॉइंट कर दिया था, लेकिन जॉन मिल्टन ने उनको डिफेंड किया हुआ है। आगे चलते हैं अपनी वीडियो में। एज अ टीनेजर, टीनेजर क्या होता है आपकी, ये 12 या 13 से लेकर के 19 की जो उम्र होती है उसे हम क्या बोलते हैं, टीनेजर। जॉन मिल्टन बिगेन राइटिंग एन एपिक पोयम इन लैटिन अबाउट द
गन पाउडर प्लॉट। इसके बारे में मैंने आपको पढ़ाया है कि कब हुआ था, 1605 में, 1605 में गन पाउडर प्लॉट हुआ था। और वहां पर जब जॉन मिल्टन टीनेजर थे तो उन्होंने क्या किया था, इसके थीम पर आधारित एक एपिक पोयम को लिखना स्टार्ट किया था। वी एक्चुअली हैव सेवरल पीसेस ऑफ राइटिंग फ्रॉम 15-year-old जॉन मिल्टन कॉल्ड इन क्विंटम। ठीक है, यानी कि 15 वर्ष के थे जॉन मिल्टन, तभी से हमें क्या है, उनकी राइटिंग्स के ट्रेसेस मिलने शुरू हो जाते हैं। क्या है ये, इन क्विंटम नवंबरिस, इसका नाम है पूरा, अबाउट लंडन्स गन पाउडर प्लॉट। यानी ये जो पोयम है उसका नाम क्या है, इन क्विंटम नवंबरिस। अब आप समझ ही सकते हैं कि क्या है, लैटिन भाषा का वर्ड नवंबरिस मींस नवंबर करके है वो, और इसी में ही क्या हुआ था, नवंबर 5 को गाय फॉक्स को पकड़ा गया था बारूद की बैरल्स को बिछाते हुए। तो जॉन मिल्टन ने जो अपना पहला वर्क लिखा था वो इसी थीम पर बेस्ड होकर के इन्होंने इस वर्क को लिखा। आगे बढ़ते हैं। इन 1629 में जॉन मिल्टन ग्रेजुएटेड फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि यहीं पर जॉन मिल्टन की दोस्ती थी। इनके कौन से दोस्त थे, एडवर्ड किंग। कौन है, एडवर्ड किंग, जिनकी पानी में डूबने से मौत हो जाती है। और इन्हीं के ऊपर क्या होता है, जॉन मिल्टन एक पास्टोरल एलेजी को लिखते हैं जिसका नाम क्या होता है, लिसिडास। पास्टोरल एलेजी अभी मैं बताऊंगा आपको जब यहां पर आएगा यूनिवर्सिटी। While these were crucial years for the young man, he often got into fights with the other students। यानी लड़ाई झगड़े हो जाते थे और बड़े स्मार्ट भी थे। कभी कभी उनको जो एक गर्ल से एसोसिएट किया जाता था, इस तरीके से वो थे। और किससे, एंड इवन ट्यूटर्स, टीचर से भी लड़ बैठते थे। In 1632 he earned his मास्टर ऑफ आर्ट्स डिग्री, यानी 1632 में इनका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाता है। आगे देखते हैं। आफ्टर ग्रेजुएटिंग जॉन मिल्टन, यानी इसके बाद वेंट ट्रेवलिंग अराउंड यूरोप, ये ट्रेवल करने गए पूरे यूरोप में। और ट्रेवल ही नहीं किया, इन्होंने इसके साथ साथ बहुत सारी भाषाएं, लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, इन सारी भाषाओं को, और भी बहुत सारी जो भाषाएं थी उनको इन्होंने सीखा। और इसी ट्रेवलिंग के दौरान जॉन मिल्टन की भेंट किससे हुई, मुलाकात, गैलीलियो से। यही गैलीलियो जिनके ऊपर क्या हो रहा है, जॉन मिल्टन की, अगर आप पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ेंगे, मुझे कभी मौका मिलेगा तो मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा पैराडाइज लॉस्ट पर। वहां पर आप देखेंगे कि वहां पे जितना पूरा यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट है, पूरा का पूरा गैलीलियो का ही असर जॉन मिल्टन के ऊपर दिखाई पड़ रहा है। अब देखिए, ही विजिटेड सेवरल कंट्रीज, वो कई सारे देशों में गए। द मेजॉरिटी ऑफ माई टाइम वॉज स्पेंट इन फ्रांस, इन इटली। ठीक है, क्या हुआ, द मेजॉरिटी ऑफ माई टाइम, यहां पे हिज टाइम वॉज स्पेंट इन फ्रांस, इन इटली। ठीक है, फ्रांस एंड इटली, क्या होता है, फ्रांस और इटली में इन्होंने अपना टाइम क्या किया, स्पेंड किया। ही ऑल्सो मेट क्या, इन्फ्लुएंशियल आर्टिस्ट, और उसमें से कौन, गैलीलियो was one of those he frequently mentioned as having a big impact। यानी कि वो बताते हैं कि जितने लोगों से उनकी मुलाकात होती है उसमें सबसे ज्यादा प्रभाव अगर किसी का इनके ऊपर पड़ता है तो वो कौन थे, गैलीलियो, जिनके ही इन्फ्लुएंस में आकर के वो पैराडाइज लॉस्ट में पूरा यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट वो रखते हैं। आगे देखते हैं। एंड वॉज इवन मेंशन्ड इन पैराडाइज लॉस्ट, यानी ये पोयम को जब इन्होंने लिखा, एपिक को लिखा, तो वहां पर इन्होंने क्या किया, इनको मेंशन किया है, किसको, गैलीलियो को। आगे देखते हैं। द वर्ड पैंडेमोनियम, ये वर्ड कौन सा, पैंडेमोनियम। और मैं आपके लिए बता दूं, यूनिवर्स वर्ड भी जो है वो भी जॉन मिल्टन ने ही कॉइन किया है, उन्होंने इसको बनाया हुआ है। was coined by जॉन मिल्टन, किसके द्वारा, जॉन मिल्टन के द्वारा। कैसे, एज ही नेम फॉर द कैपिटल ऑफ हेल, यानी नर्क की जो कैपिटल है, और कहां पर है वो, ठीक है, इन पैराडाइज लॉस्ट। यहां पर इस पोयम में इन्होंने पैंडेमोनियम वर्ड को कॉइन किया है, जिसका मतलब क्या होता है, कैपिटल ऑफ हेल, यानी हेल की ये क्या है, कैपिटल है। इट मीन्स ऑल डेमंस, इसका मतलब क्या होता है, ऑल डेमंस। पैंडेमोनियम का मतलब क्या है, ऑल डेमंस, यानी क्या है,
एक ऐसी जगह जहां का राजा कौन है? सैटर्न है। जहां का राजा कौन है? सैटर्न, क्योंकि वो हेवन में ही था और वो क्या होता है? गॉड के अगेंस्ट चला जाता है। वो एक आर्कएंजल था। और ये भी एक इंटरेस्टिंग बात है कि पैराडाइज लॉस्ट में कहीं ना कहीं क्या होता है कि आप देखते हैं कि सैटर्न को जॉन मिल्टन ने कहीं ना कहीं ज्यादा ब्रेव दिखाया है, ज्यादा पावरफुल दिखाया है। इवन बहुत सारे क्रिटिक्स ने, जिसमें एक बहुत फेमस नाम है विलियम ब्लेक का, विलियम ब्लेक ने जॉन मिल्टन कहा है कि मिल्टन बिलोंग्स टू डेविल्स पार्टी दो अननोइंगली। क्या है कि अनजाने में ही सही मिल्टन क्या है? वो डेविल की पार्टी से बिलोंग करते हैं। ऑल दो द फील्ड बी लॉस्ट, ठीक है, कहता है ऑल दो द फील्ड लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट। सैटर्न बताता है कि भले ही क्या हुआ हो, सब कुछ खत्म हो गया हो, लेकिन अभी, ठीक है, भले सब कुछ हम हार गए हो, लेकिन सब कुछ अभी भी नहीं गया है। ऑल दो द फील्ड बी लॉस्ट ऑल इज नॉट लॉस्ट, कि भले ही युद्ध हार गए हो लेकिन सब कुछ खोया नहीं है। बेटर टू रीन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, बहुत फेमस लाइन है। कहता है बेटर टू रीन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन, यानी क्या है? स्वर्ग में शासन करने के बजाय अगर आप सेवक बन के रहते हैं, गुलाम बन के रहते हैं, तो इससे अच्छा रहा है कि आप नर्क के राजा बन करके रहिए। ये सारी सैटर्न की बातें हैं। उसको किस तरीके से होमरिक सिमिली के थ्रू मिल्टन प्रेजेंट कर रहे हैं कि उसका भाला जो है वो इतना ऊंचा है कि नॉर्वे की हिल पर, नॉर्वे खुद कंट्री जो नॉर्थ पोल पे सबसे ऊंची है, उसकी पहाड़ी पर, यानी पहाड़ी उससे भी ऊंची, और पहाड़ी पे जो सबसे बड़ा चीड़ है, पाइन ट्री क्या होता है? सबसे लंबा होता है, उतना बड़ा सैटर्न का भाला है। तो इस तरीके से मिल्टन ने उसको रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो नेचुरली आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि सैटर्न को कहीं ना कहीं क्या किया गया है? एडम से ज्यादा इंपॉर्टेंस मिल्टन ने अपनी इस पोयम में दी हुई है। आगे बढ़ते हैं। इन 1638 में वाइल इन फ्लोरेंस, जब ये कहां पर थे? फ्लोरेंस यानी इटली के शहर में, मिल्टन मेट गैलीलियो। किससे इनकी मुलाकात होती है? गैलीलियो। इट हैज इवन बीन स्पेकुलेटेड, ऐसा माना जाता है, दैट गैलीलियोस डिस्क्रिप्शन ऑफ स्पेस, कि गैलीलियो जो किस लिए फेमस हैं कि सबसे पहली बार उन्होंने क्या किया? वहां पे टेलीस्कोप को एस्टैब्लिश किया था, जो किससे हम, ठीक है, स्टार वगैरह को देख सकते थे। तो गैलीलियो का जो भी डिस्क्रिप्शन था स्पेस को लेकर के, एंड द प्लैनेट्स, और किसको? ग्रहों को लेकर के, इन्फ्लुएंस्ड मिल्टन्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द हेवेंस इन पैराडाइज लॉस्ट, यानी पैराडाइज लॉस्ट के बारे में जो भी, पैराडाइज लॉस्ट में हेवन के बारे में जो भी इन्होंने लिखा हुआ है, वो सेम सब कुछ क्या है? गैलीलियो का डिस्क्रिप्शन है। आगे देखते हैं। मिल्टन रिकॉर्डेड हिज मीटिंग विद गैलीलियो इन हिज 1644, यानी कब? 1644 वाले पंफलेट में, जिसका क्या नाम है? एरियोपजेटिका। और एरियोपजेटिका क्या है मैं आपको आगे बताऊंगा क्या है एरियोपजेटिका में। एन इंपॉर्टेंट अर्ली डिफेंस ऑफ फ्रीडम ऑफ द प्रेस, यानी क्या होता है? प्रेस की सेंसरशिप, गवर्नमेंट के द्वारा वहां पर एक सेंसरशिप का, ठीक है, वहां पे विभाग खोला गया, जिसमें यह हो गया था कि किताबों को पब्लिकेशन के पहले ही सेंसर कर दिया जाता था। सेंसर करने का मतलब क्या है कि वहीं पर उनको पाबंदी लगा दी जाती थी पब्लिश होने से। और मिल्टन ने अपने एरियोपजेटिका में इसी को लेकर के, इसी को डिफेंड करने को लेकर के बातें की है। आगे बढ़ते हैं। पैराडाइज लॉस्ट, हिज मोस्ट फेमस वर्क क्या है? पैराडाइज लॉस्ट इनका सबसे ज्यादा फेमस वर्क है। और कैसे देखिए, वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1667, 1667 में ये पब्लिश होता है। और उस टाइम क्या होता है कि मिल्टन एकदम से कंप्लीटली वो ब्लाइंड हो गए थे। करीब 1652 के आसपास क्या होता है कि मिल्टन वो कंप्लीटली ब्लाइंड होते हैं। और इन्होंने अपने राइट्स जो है एक पब्लिशर को दे दिए थे कि आप जो है इस बुक को कंप्लीट होगा, ये बुक कंप्लीट होगी, उसके बाद अब इसको पब्लिश की करेंगे। और क्या है देखिए, द बुक कंटेन्स ओवर 10,000 लाइन्स, कितने? 12 बुक्स में बटी हुई है पैराडाइज लॉस्ट, और लगभग 10,000 लाइन्स हैं ऑफ वर्स विद सेवरल रिलीजियस थीम्स। और कई सारे यहां पर रिलीजियस थीम हैं, यानी कैसे? क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स, और उसके अलावा उसमें बहुत सारी चीजें मिल्टन ने क्या की हैं? इस्तेमाल की हैं। फॉल ऑफ एडम, उसके बाद रफेल का यहां पे आना, जीसस क्राइस्ट का जन्म लेना, ये सारी बातें वहां पे पैराडाइज लॉस्ट में मिल्टन ने लिखी हुई हैं। आगे बढ़ते हैं। अ हैंडसम यंग फेलो
जब हैंडसम थे यानी यंग थे, यंग फेलो, मिस्टर मिल्टन वाज नोन एज अ लेडीज मैन। किस तरीके से इनको जाना जाता था? लेडीज मैन, कि क्या है, एकदम महिलाओं के चहेते हैं, बहुत स्मार्ट थे वो। एंड वाज मैरिड 3 टाइम्स, 3 बार इनकी शादी होती है। पहली शादी कौन सी होती है? मैरी पॉवेल, 4 बच्चे होते हैं मैरी पॉवेल से मिल्टन को। मैरी पॉवेल बिकेम हिज फर्स्ट वाइफ इन 1642, 1642 में मैरी पॉवेल से शादी किससे होती है? मिल्टन से, 1642 में। और ये 4 बच्चों की इनकी वाइफ होती हैं, यानी कि 4 बच्चे मिल्टन को होते हैं मैरी पॉवेल से। आगे देखिए, शी वाज considerably younger and the marriage was not well received in their social circle, यानी मिल्टन का जो भी सामाजिक सर्किल था उसमें यह शादी को बहुत ज्यादा एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, और इसीलिए यह शादी क्या होती है? टूट भी जाती है आगे चल करके। मैरी पॉवेल डाइड 10 years later, 10 साल बाद मैरी पॉवेल की डेथ हो जाती है। अगली वाइफ कैथरीन वुडकॉक, his second wife died 6 years after their wedding, यानी कि 6 साल बाद इनकी शादी की कैथरीन वुडकॉक की भी डेथ हो जाती है। और कैसे? एक बच्ची को जन्म देते समय क्या होती है? इनकी मौत हो जाती है, कैथरीन वुडकॉक की। अब आगे देखिए, however his third marriage to एलिजाबेथ मिन्सहल, ठीक है, एलिजाबेथ मिन्सहल, जो कि इनसे करीब 31 या 30 इयर्स छोटी थी, यानी मिल्टन की एज में और इनकी एज में लगभग डबल का गैप था, फिर भी ये शादी जो होती है वो फॉरएवर तक चलती है, यानी मिल्टन के डेथ तक ये शादी हमेशा बनी रहती है। मिन्सहल लास्टेड फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। आगे देखिए, एट द टाइम प्री पब्लिकेशन, क्या होता है? एट द टाइम प्री पब्लिकेशन, यानी पब्लिकेशन के पहले, सेंसरशिप वाज एक्सेप्टेबल, ठीक है, प्रैक्टिस, यानी सेंसरशिप को क्या किया गया? ठीक है, इसको एक्सेप्ट किया जाने लगा एक प्रैक्टिस के तौर पर। यानी मतलब क्या है कि जब भी वर्क को पब्लिश होना होगा, और पब्लिश होने से पहले, प्री पब्लिकेशन से पहले क्या होता है कि सेंसर कर दिया जाता था वर्क्स को, यानी पब्लिश होने से रोक दिया जाता था। तो इसी को लेकर के ये लेकर के आते हैं अपना कौन सा? इन हिज वर्क एरियोपजिटिका, जॉन मिल्टन अटैक्ड दिस टाइप ऑफ सेंसरशिप। एक राइटर के बतौर इनको क्या होता है कि ये चीजें ठीक नहीं लगती हैं, और उन्होंने अपनी किताब एरियोपजिटिका में इस चीज को क्या किया है? अटैक किया हुआ है। आगे देखते हैं, इन द ईयर 1652, 1652 में क्या होता है? मिल्टन बिकेम कंप्लीटली ब्लाइंड। मिल्टन क्या होते हैं? वो कंप्लीटली यानी पूरी तरीके से ब्लाइंड हो जाते हैं। मैंने सोर्स इंटरनेट से लिया हुआ है, इसलिए मैंने इसको नीचे लिख दिया हुआ है। आइए अब आगे बढ़ते हैं इनके वर्क्स को लेकर के, ठीक है, इनके जो वर्क्स लेकर उनके बारे में बातें करते हैं। तो पहले जो 2 वर्क हैं उनको देखिए, पहला कौन सा? एल एलेग्रो, इसको हम कैसे बोलेंगे? एल एलेग्रो, ये जो वर्क है। और दूसरा है एल पेंसेरेसो। क्या है दूसरा वर्क? एल पेंसेरेसो। एल एलेग्रो का मतलब होता है द हैप्पी मैन, याद रखिएगा, क्या है? द हैप्पी मैन। और एल पेंसेरेसो का मतलब क्या होता है? द मेलैंकोलिक मैन, द मेलैंकोलिक मैन। एल एलेग्रो और एल पेंसेरेसो दोनों लैटिन भाषा में लिखे गए हैं। ये जो नाम है एल एलेग्रो और एल पेंसेरेसो, एक का मतलब है द हैप्पी मैन और दूसरे का मतलब है क्या? द मेलैंकोलिक मैन। इस पोयम में, और ये दोनों पोयम क्या कही जाती है? ट्विन पोयम्स कहलाई जाती हैं। इन पोयम्स को हम क्या बोलते हैं? ट्विन पोयम्स कहते हैं। दोनों पोयम में मिल्टन ने कैसा? पास्टोरल वाला फॉर्म अडॉप्ट किया है। कैसा? पास्टोरल। पास्टोरल का मतलब क्या होता है? ये लैटिन भाषा के शब्द पास्टर से आया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है? शेफर्ड। इसी से ही जुड़ी होती है आपकी कौन सी? पास्टोरल एलेजी भी। तो शेफर्ड कहां होंगे? गांव में ही होंगे, जाहिर सी बात है। तो जब भी अगर हम पास्टोरल वर्ड के बारे में बातें कर रहे हैं, पास्टोरल कोई चीज कह रहे हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि हम आपको लेकर के कंट्री साइड की ओर चल रहे हैं। वो कंट्री साइड जहां पर खेत दिखाई पड़ेंगे, पेड़ दिखाई पड़ेंगे, भेड़ बकरियां दिखाई पड़ेंगी, कुल मिलाकर के वहां का पूरा रस्टिक और हम्बल एटमॉस्फेयर राइटर के द्वारा क्रिएट किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, देखिए, कंटेनिंग मेनी लाइन्स एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्टिव पैसेजेस which linger in the mind
like strains of music and which are known and loved wherever English is spoken। आगे देखिए, एल एलेग्रो इसका मतलब क्या है? द जॉयस और हैप्पी मैन इज लाइक एन एक्सर्शन इनटू द इंग्लिश फील्ड्स एट सनराइज। यानी कैसा है कि आपको ऐसा लगेगा कि इस पोयम में आप कहां पहुंच गए हैं? इंग्लिश फील्ड्स में, अंग्रेजों की खेतों में, अंग्रेजी खेतों में। और कब? सुबह सुबह। इस तरीके से पोयम आपको लेकर के वहां पर जाती है। अगला जो वर्क है एल पेंसरेसो, जिसका मतलब क्या होता है? मेलैंक्लिक मैन टेक्स अस ओवर द सेम ग्राउंड। यानी कि ये जो वर्क है वो आपको कहां लेकर के जाता है? एट ट्वाइलाइट, यानी कि गोधूली की समय, एंड एट द मून राइज। यानी एल एलेग्रो आपसे बात करेगा सनराइज को लेकर के, सूर्य जो है निकलने को लेकर के, किस तरीके से वहां पर गांव की नजारा कैसा है। वहीं पर एल पेंसरेसो आपको लेकर के जाता है कहां पर? ट्वाइलाइट के समय, गोधूली के समय, और मून राइज यानी चांद के निकलने तक को आपको वो नजारा दिखाते हैं। कहां पर? एल पेंसरेसो में। आगे बढ़ते हैं, मास्क ऑफ कोमस। देखिए कोमस कैसा है? एक ऐसा प्ले जिसको हम क्या बोलते हैं? मास्क। मास्क क्या होते हैं? ये ऐसे प्लेस होते हैं जिनका परफॉर्मेंस कोर्ट में होता था। ये कोर्ट प्लेस होते थे और यहां पर बहुत ज्यादा हाई फाई कॉस्ट्यूम्स, ऐसे प्लेस हैं बिल्कुल आप वहां पे कॉस्ट्यूम्स को बहुत ज्यादा दिखाया गया। जैसे कि रोहित शेट्टी की आप पिक्चरें देखते हैं तो वहां पे आपको खूब सारे रंग मिलते हैं, उसी तरीके से यहां पर खूब सारे कॉस्ट्यूम्स को आप दिखाते हैं। यहां पे इस प्ले में डांस भी होता है, गाना भी होता है, क्योंकि कोर्ट में इंटरटेनमेंट इसका किया जा रहा है। ये सारे प्लेस कोर्ट इंटरटेनमेंट के लिए लिखे गए थे और मिल्टन ने इसीलिए लिडलो, LUDLOW, लिडलो कासल में इसका परफॉर्मेंस किया हुआ था। देखिए क्या, इट वाज रिटन इन 1634, 1634 में इसको लिखा गया था। टू बी परफॉर्म्ड एट, कहां पर? लिडलो कासल। कहां पर? लिडलो कासल में इसको परफॉर्म किया गया था। बिफोर द अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर। किसके सामने? ये क्वेश्चन हो सकता है आपका, और ये भी क्वेश्चन आता है कि कहां से परफॉर्मेंस हुई थी? लिडलो कासल में। और किसके सामने? अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर एंड हिज फ्रेंड्स, और उनके दोस्तों में। देयर वाज अ ट्रेडिशन, एक परंपरा थी वहां पर, दैट द अर्ल्स 3 चिल्ड्रन, की अर्ल के 3 बच्चे हैड बीन लॉस्ट इन द वुड्स, वो जंगलों में खो गए थे। एंड वेदर ट्रू और नॉट, ये बात सच हो या ना सच हो, मिल्टन ने क्या किया? मिल्टन टेक्स द थीम ऑफ अ पर्सन लॉस्ट। मिल्टन क्या करते हैं? अपने प्ले में ऐसा थीम डालते हैं, यानी कि कोमस में, जहां पर क्या होता है कि एक ऐसा आदमी है जो कि क्या हो गया है? खो गया है। जैसे बैंको का कैरेक्टर शेक्सपियर ने रखा जेम्स फर्स्ट को खुश करने के लिए, उसी तरीके से मिल्टन ने क्या किया? यहां पर प्ले में एक ऐसे कैरेक्टर को रखा जो क्या हो गया है? खो गया है, और वो अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर से संबंधित है। आगे देखिए, कॉल्स इन एन अटेंडेंट स्पिरिट। ठीक है, किसको बुलाते हैं? एक अटेंडेंट स्पिरिट को, जैसे कि प्रॉस्पेरो ने बुलाया था। समझ रहे हैं? प्रॉस्पेरो जिस आइलैंड पे जाता है वहां पर क्या देखता है कि एक स्पिरिट को अपना गुलाम बना लेता है। उस तरीके से यहां पर भी है स्पिरिट टू प्रोटेक्ट द वांडरर, ताकि वो क्या करे? वहां पर जो भटक गया है उसको प्रोटेक्ट कर सके। एंड आउट ऑफ दिस, और इसके अलावा विद इट्स नेचुरल एक्शन एंड मेलोडियस सॉन्ग्स, यहां पर और क्या है? नेचुरल एक्शन और मेलोडियस सॉन्ग्स भी हैं, जो कि कोमस का एक बड़ा पार्ट होता है। आगे बढ़ते हैं, लिसिडास। लिसिडास क्या है? एक पास्टोरल एलिजी है। पहले मैं आपको समझा देता हूं पास्टोरल एलिजी होती क्या है। तो पास्टोरल एलिजी में आप यहां पर देख रहे हैं ये जो वर्ड है पास्टर, अभी मैंने इसके बारे में आपको बताया। पास्टर का मतलब होता है शेफर्ड। क्या होता है इसका मतलब? पास्टर का शेफर्ड। और ये शेफर्ड का मतलब क्या है कि यहां पर इस टाइप की जो भी एलिजी लिखी जाती हैं, पास्टोरल एलिजी, 4 से 5 इंग्लिश लिटरेचर में फेमस पास्टोरल एलिजीज हैं। तो इस टाइप की एलिजी में क्या होता है? यहां पर जो लिख रहा है वो तो पोएट है ही है, समझ रहे हैं? यानी कि जो लिख रहा है वो स्वयं एक पोएट है, लेकिन जिसकी डेथ पर, क्योंकि एलिजी क्या होता है? यूजुअली उसका कॉन्सेप्ट यही है कि ये किसी इंसान की डेथ पर ही लिखी जाती है। तो ये जो लिख रहे हैं मिल्टन, वो तो खुद एक पोएट ही हैं,
इसकी जिसकी डेथ पे लिखी जा रही है वो कौन है? एडवर्ड किंग, जो कि इनके फ्रेंड थे और डूबने से इनकी मौत हो गई थी, एडवर्ड किंग से। तो ये दोनों लोग, यानी कि ये जिसके ऊपर लिखी जा रही है वो भी पोएट है और जो लिख रहा है वो तो पोएट है ही है। तो दोनों को यहां पे राइटर कैसे ज्यूम करता है? एक शेफर्ड की तरीके से। क्यों, क्या है? शेफर्ड है और वो गांव की ओर जाते हैं। कहां जाते हैं? गांव की ओर। और इस तरीके से नेचुरल ऑब्जेक्ट्स को वो डिस्क्राइब करते हैं और बातें करते हैं और अपने दिनों को याद करते हैं। समझ रहे हैं? क्या करते हैं? अपने पूरे दिनों को रिकॉल करते हैं। और पास्टोरल एलेजी का एक बहुत ही फेमस, उसकी एक फेमस कैरेक्टरिस्टिक है। क्या है वो? पैथेटिक फैलेसी। याद रखिएगा इस चीज को, पैथेटिक फैलेसी। ये क्या होता है? जब नेचर भी क्या हो जाए, यानी कि प्रकृति भी, वो क्या होती है? इंसान के सुख दुख में भागीदारी उसकी हो जाती है। अभिज्ञान शकुंतलम में कालिदास ने लिखा हुआ है कि जब शकुंतला विदा होने लगी, राजा दुष्यंत जो कि क्या हुए थे, वो रात में रास्ता भटक जाते हैं और आते हैं वहां पर, रुकते हैं कुटिया में। और उस समय ऋषि नहीं है, शकुंतला अकेली बैठी हुई हैं कुटिया में। उन्होंने राजा को शरण दी और राजा क्या हो जाते हैं? वो शकुंतला के ऊपर मोहित हो जाते हैं। अब शकुंतला के ऊपर मोहित होने के बाद वो उनसे गांधर्व विवाह करते हैं। कौन सा विवाह? गांधर्व विवाह। और वहां पर सुबह क्योंकि उनको निकलना है तो जाते वक्त वो एक अंगूठी देकर के जाते हैं कि आप क्या करेंगी? ये शकुंतला कहती हैं कि अब आप जा रहे हैं, आप मुझे कैसे, ठीक है, लिवा करके जाएंगे? तो राजा ने कहा कि ये मेरी पहचान की अंगूठी है, हमारे प्यार की निशानी है। मैं जा रहा हूं वहां पर से सेना भेजूंगा और आपको, मतलब हम बाइज्जत यहां से लेकर के जाएंगे। अब एक दिन ये हुआ कि दुर्वासा ऋषि भिक्षा मांगते हुए वहां से आए और यहां पर शकुंतला अकेली बैठी हुई हैं। उन्होंने 3-4 बार इनको आवाज दी, लेकिन शकुंतला उन्हीं विचारों में खोई हुई थी कि कब जो है दुष्यंत राजा आएंगे और इनको लेकर के जाएंगे। अब जो है दुर्वासा ऋषि, जो कि फेमस ही हैं अपने क्रोध के कारण, उन्होंने एक श्राप दे दिया शकुंतला को कि तुम जिसकी याद में खोई हुई हो वो तुमको भूल जाएगा। अब ये था तो शकुंतला के जब होश आते हैं तो बेचारी वो डर गई, एकदम से माफी मांगना शुरू किया। दुर्वासा ने कहा, दुर्वासा ऋषि ने, कि अब ये तो श्राप हम काट नहीं सकते हैं, लेकिन हाँ, ये जो तुम्हारी अंगूठी है उसको तुम दिखाओगी राजा को तो राजा क्या हो जाएंगे? उस चीज को याद आ जाएगा, यानी तुम्हें वो याद कर लेंगे। अब एक दिन शकुंतला क्या होती हैं? वो पानी में जाती हैं, ठीक है, सॉरी, जाती हैं नदी पे पानी भरने के लिए और उनकी अंगूठी वहां से निकल जाती है और अंगूठी यहां से निकल करके एक मछली के पेट में चली जाती है। और मछली जो है, जिस मछुआरा पकड़ता है, वो खुश करने के लिए राजा को लेकर के जाता है राज्य में, उनके एक भेंट के रूप में देता है। बहुत प्यारी मछली थी और उसके जब पेट को काटा जाता है तो वहां पे वो अंगूठी निकलती है। क्योंकि अंगूठी राजा की थी तो किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो उस अंगूठी को अपने पास रख सकें। वो दौड़े दौड़े जाते हैं राजा के पास और वहां पे क्या होता है कि वो अंगूठी को जैसे ही दिखाते हैं तो राजा को सब कुछ याद आ जाता है। वो आते हैं वहां पे, गलती अपने माफी मांगते हैं और उसके बाद शकुंतला जब वहां पे विदा हो रही हैं तो कालिदास ने इतना मनोरम दृश्य वहां पे प्रेजेंट किया हुआ है कि जो, ठीक है, हिरणी है वो उनकी साड़ी को पकड़ ली है, खींच रही है, पत्तियां जो हैं वो पानी इस तरीके से गिरा रही हैं, ऐसे लग रहा है कि वो शकुंतला के जाने से बहुत दुखी हैं, रो रही हैं वो। तो वहां पे क्या है? पैथेटिक फैलेसी। जब नेचर भी क्या हो जाए, वो आपके सुख और दुख की भागीदारी में एकदम क्या हो जाती है? वो हिस्सेदार हो जाती है। तो यही चीजें यहां पर होती हैं पास्टोरल एलेजी में। अब यहां पे क्या हो रहा है? एडवर्ड किंग और मिल्टन दोनों अपने आप को अज्यूम किए हैं क्या? एक शेफर्ड की तरीके से, और वो कंट्री साइड में जाते हैं। देखिए, पास्टोरल एलेजी रिटन इन 1637। मैं आपको बताता चलता हूं इसी समय की पास्टोरल एलेजी कौन कौन सी हैं। तो एक है एडमंड स्पेंसर की, एडमंड स्पेंसर की, और क्या है इस एलेजी का नाम? एस्ट्रोफेल। एस्ट्रोफेल वर्क से आपको याद आ जाएगा किसका है ये? सर फिलिप सिडनी की डेथ पर इसको लिखा गया है। सर फिलिप सिडनी, सर फिलिप सिडनी का ही वर्क था, एस्ट्रोफेल एंड स्टेला। वहां पर मिल्टन की लिसिडास, मिल्टन की कौन सी है? लिसिडास। और किसकी है? पीबी शैली की, याद रखिएगा, पीबी शैली की कौन सी है? एडोनिस, ADONAIS। और किसकी डेथ पर? जॉन कीट्स की।
और किसकी है? मैथ्यू अर्नल्ड। मैथ्यू अर्नल्ड किसकी डेथ पे लिखे हुए हैं? ये लिखे हैं अपने फ्रेंड A.H. क्लाउ, CLOUGH। और क्या नाम है इसका? इसका नाम है थायरसिस, THYRSIS। याद रखिएगा, ये सारे एग्जाम में बहुत आते हैं। एक और है, सॉरी, अल्फ्रेड टेनिसन की इन मेमोरियम, लेकिन वो पूरे जो है पास्टोरल एलिजी के पैरामीटर्स को फुलफिल नहीं करती है। बेसिकली यही सारी हैं, तो इनको आप याद रखेंगे हमेशा। आगे बढ़ते हैं, डेथ ऑफ एडवर्ड किंग। अब आगे देखिए, अ कॉलेज फ्रेंड। एडवर्ड किंग कौन थे? मिल्टन के वो कॉलेज फ्रेंड थे। और क्या है? एडवर्ड किंग हैड बीन ड्रोन्ड इन द आयरिश सी। क्या हुए थे? डूब गए थे, डूब करके इनकी डेथ हो गई थी। कहां पर? आयरिश सी में। And Milton follows the poetic custom of his age by representing both his friend and himself in the guise of shepherds। वही मैंने आपको बताया क्या करते हैं ये दोनों लोग, अपने आप को शेफर्ड की तरीके से रखते हैं। और कैसे? लीडिंग द पास्टोरल लाइफ, और कैसी? गांव वाली जिंदगी को जी रहे हैं इसके साथ में। आगे बढ़ते हैं, अगले वर्क पर आते हैं, एरियोपजिटिका 1644। और ये किसको लेकर के था? फ्रीडम ऑफ प्रेस। फ्रीडम ऑफ प्रेस। देखिए, इन मिल्टन्स टाइम, मिल्टन के समय पे क्या था? देयर वाज अ लॉ, एक कानून था, फॉरबिडिंग द पब्लिकेशन ऑफ बुक्स अंटिल दे वर इंडोर्स्ड बाय द ऑफिशियल सेंसर। यानी कि जब तक ऑफिशियल सेंसर की तरफ से इसको ओके नहीं दिया जाएगा, तब तक ये बुक पब्लिश नहीं हो सकती है। और आगे देखिए क्या है? द सेंसर होल्डिंग हिज ऑफिस एंड सैलरी बाय फेवर was naturally more concerned with the divine rights of kings and bishops than the delights of literature। यानी कि मतलब क्या है कि ये जो सेंसरशिप का पूरा विभाग था वो किसकी तरफ डिवोटेड था? राजा की तरफ। राजा जो चाहेंगे वही पब्लिश होगा बस। तो ये तो अपने आप में एक जो है अन्याय हुआ, क्योंकि फिर तो आप कमियों को किसी की जो है बाहर ही नहीं ले आ सकते हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट जब तक इंडिया में रूल करती है तो बहुत सारी पत्रिकाएं जो उनके खिलाफ लिखा करती थी उनको सेंसर कर दिया जाता था, मीडिया को चुप करा दिया जाता था, जैसे चलता है। और यहां पर भी वही चीजें हो रही थी। तो ये जो सेंसरशिप वाला विभाग था ये पूरा का पूरा किसकी तरफ अट्रैक्टेड था? डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, यानी राजा जो चाहेंगे वही होगा वहां पर। और क्या है? एंड बिशप्स, और पादरियों को, एंड द डिलाइट्स ऑफ लिटरेचर, यानी अगर आपको लिटरेचर का इंजॉयमेंट लेना है तो वो चीज वहां पॉसिबल नहीं है। अगर ये हमेशा से चलन में रहा होता, पूरे वर्ल्ड में लागू होता, तो सलमान रुश्दी की किताब मिडनाइट चिल्ड्रन ना पब्लिश होती, जहां पर उन्हें बहुत सारी जो है बुराइयों को बाहर लेकर के आते हैं। अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स ना पब्लिश होती। थॉमस हार्डी की कौन सी किताब? टेस्ट ऑफ द डी अर्बरबिल्स, बहुत सारा विवाद हुआ उसको लेकर के। डीएच लॉरेंस का लेडी चैटरलीज लवर बैन हो गई। इंडिया में भी नेहरू को मजबूरन किताब को बैन करना पड़ा, यहां पर भी। तो इसलिए फ्रीडम ऑफ प्रेस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर वो नहीं होगा तो क्या होगा? तब तो मनमाने ढंग से राजा अपना शासन करेगा। और इसीलिए मिल्टन ने अपने इस वर्क एरियोपजिटिका में इसका विरोध किया कि नहीं, डिलाइट ऑफ लिटरेचर भी कोई बात होती है, हर चीज आप पॉलिटिक्स से ही गवर्न होकर के नहीं देख सकते हैं। आगे देखिए, मिल्टन प्रोटेस्टेड अगेंस्ट दिस। मिल्टन ने क्या किया? इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया। एंड हिज एरियोपजिटिका इज द मोस्ट फेमस प्ली फॉर द फ्रीडम ऑफ प्रेस। याद रखिएगा कि किसके लिए फेमस है ये? फ्रीडम ऑफ प्रेस को लेकर के। अगली फेमस किताब पैराडाइज लॉस्ट, जो मिल्टन को मिल्टन बनाती है। पैराडाइज लॉस्ट। और ये कैसा है? सेकेंडरी एपिक। किस टाइप की एपिक है ये? सेकेंडरी एपिक। यानी इस एपिक में क्या होता है? इस एपिक में राइटर की खुद की क्रिएशन होती है, वो कहीं से कहानी को लेता नहीं है। प्राइमरी एपिक क्या है? वो कहानी को ली हुई है कहीं से। और ये सारी क्या है? सेकेंडरी एपिक, यानी एक राइटर की खुद की इमेजिनेशन है, खुद से सोच करके, खुद से इमेजिन करके उसने उन चीजों को लिखा हुआ है। तो देखिए, इन 1658 मिल्टन इन हिज डार्कनेस सैट डाउन टू डिक्टेट द वर्क। मिल्टन क्या हुए?
बैठ गए, अंधे हो चुके हैं पूरा, वो 1652 में ही अंधे हो गए हैं और बैठ गए क्या करने के लिए, डिक्टेट करने के लिए द वर्क विच ही प्लान्ड 30 ईयर्स बिफोर। आप समझ रहे हैं, 30 साल पहले ही इस वर्क को प्लान किया गया था। बहुत सारे थीम्स उन्होंने चुने हुए थे, देखिए लिखे हैं इन, कहां पर, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते वक्त इन्होंने बहुत सारे थीम्स को लिखा हुआ था और उसमें से ये प्लानिंग थी कि वो कोई मास्टरपीस उससे वो लिखेंगे। अब देखिए कि मिल्टन इन हिज नोटबुक, मिल्टन ने क्या किया, अपनी नोटबुक में प्लान्ड अबाउट 100 सब्जेक्ट्स, लगभग 100 सब्जेक्ट उन्होंने चुना हुआ था फॉर अ ग्रेट पोयम, एक बड़ी पोयम वो लिखेंगे। किंग आर्थर अट्रैक्टेड हिम फर्स्ट, सबसे पहले किसने, किंग आर्थर ने अट्रैक्ट किया, यानी उनको लगा कि हम जो है सबसे पहले किस पे लिखेंगे, किंग आर्थर के ऊपर। बट फाइनली, लेकिन अंत में, हिज चॉइस सेटल डाउन ऑन फॉल ऑफ मैन, और किसको, एडम को ये डिनोट कर रहा है, क्योंकि बाद में उनकी चॉइस कहां पर आकर के अटक गई, फॉल ऑफ मैन को लेकर के। इन द आउटलाइंस, आउटलाइन में, वी कम टू नो, हम जानते हैं, दैट ही वांटेड टू राइट अ प्ले, ठीक है, क्यों, क्या वो एक प्ले लिखना चाहते हैं, बट ड्यू टू प्यूरिटन्स एंटीपैथी ओवर ड्रामा, क्योंकि 1642 में क्या हो गए हैं, प्लेस का परफॉर्मेंस बैन हो गया है। तो क्या है, लेकिन प्यूरिटन्स का जो एंटीपैथी थी, यानी कि जो एक निगेटिव रवैया था, नकारात्मक रवैया था नाटकों को लेकर के, तो मिल्टन ने सोचा कि मुझे नाटक नहीं लिखना है, मैं इसकी जगह पर एक एपिक लिखूंगा, और उन्होंने पैराडाइज लॉस्ट को लिखा। ये किताब 12 भागों में बटी हुई है, 12 बुक्स में लगभग 10,000 लाइन्स हैं। ऐसी एपिक जहां पर पहला सेंटेंस जाकर के 16वीं लाइन में खत्म होता है, और ऐसी एपिक जहां पर यूरेनिया को वो क्या कर रहे हैं, इन्वोक कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि आओ और मेरे इस वर्क को, ठीक है, सफल बनाने मेरी मदद करो, इन्वोकेशन, ठीक है। और क्या, मेडियाज रेज, यानी ये एपिक कहां शुरू हो रही है, मेडियाज रेज, मिडिल ऑफ द थिंग्स। क्या है इसका स्ट्रक्चर, क्या है इसकी पोयम की समरी बुक वाइज, ये मैं आपको बताऊंगा जरूर किसी दूसरी वीडियो में। अभी क्योंकि मेरा फोकस मिल्टन पर ही है, तो हम आगे बात करेंगे इस पर लेकर के। और क्या, ड्रामा ही सेटल्ड ऑन द फॉर्म ऑफ एन एपिक, और उन्होंने डिसाइड कर लिया कि मैं क्या लिखूंगा, एपिक, जैसे कि क्या, एपिक को हम क्या बोलते हैं, महाकाव्य। वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट एपिक कौन सी है, महाभारत, क्या नाम है, महाभारत। और किसको लिखा है इसको लिखा है महर्षि वेद व्यास ने। वेद व्यास ने बोला, गणेश जी उनके स्क्राइबर थे, उन्होंने इसको लिखा हुआ है। महाभारत का पुराना नाम क्या था, जय संहिता। याद रखिएगा, अपनी संस्कृति को जानना बहुत जरूरी होता है, समझे। आगे चलते हैं। पैराडाइज रीगेन्ड, पहली लॉस्ट, दूसरी रीगेन्ड 1677 में, उसको पब्लिश करते हैं, सॉरी 67 में, 1667 में, 71 में आती है। क्यों आती है, मिल्टन के एक दोस्त ने इसको पढ़ा पैराडाइज लॉस्ट को, और ये कहा, ये बताओ कि अगर क्या हुआ, पैराडाइज अगर रिगेन कर लिया गया तब क्या होगा। मिल्टन को कहा यार आइडिया तो सही है। फिर आती है पैराडाइज रिगेन। हालांकि ये बुक इतनी पॉपुलर नहीं होती है जितना कि पैराडाइज लॉस्ट होती है। देखिए क्या होता है, सून आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पैराडाइज लॉस्ट, जैसे ये बुक कंप्लीट होती है, टॉमस एल वुड, अ फ्रेंड ऑफ मिल्टन, जो कि क्या थे, टॉमस एल वुड मिल्टन के दोस्त थे, आस्क्ड वन डे, एक दिन उन्होंने कहा, आफ्टर रीडिंग द मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने के बाद, हस्तलिपि को पढ़ने के बाद, बट व्हाट हैज दाउ टू से, बट व्हाट हैज यू टू से ऑफ पैराडाइज फाउंड। अगर पैराडाइज फाउंड हो गया, मिल गया, तब क्या करोगे, तब क्या लिखोगे उसके बारे में। और यही रीजन था, इट वॉज इन रिस्पॉन्स टू दिस, और यही था इसके रिस्पॉन्स में सजेशन दैट मिल्टन रॉट द सेकंड पार्ट ऑफ द ग्रेट एपिक। मिल्टन ने क्या किया, सेकंड पार्ट लिखा इस ग्रेट एपिक का, नोन टू अस एज पैराडाइज रिगेन्ड, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, पैराडाइज रिगेन्ड के नाम से। अगला इनका वर्क है, और इसको हम लास्ट वर्क कह सकते हैं, सैमसन एगनिस्ट्स। सैमसन एगनिस्ट क्या है, एक क्लोजेट ड्रामा है। कैसा ड्रामा है, क्लोजेट ड्रामा। क्या होता है इस प्ले में, इन प्ले में ये होता है कि ये प्ले परफॉर्मेंस के लिए नहीं होते हैं, याद रखिएगा, किसके लिए होते हैं ये,
परफॉर्मेंस के लिए नहीं, बल्कि इसके लिए खुद के स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए ये होता है। मिल्टन का कॉन्सेप्ट ये था कि यहां पर वो एक ऐसा प्ले लिखेंगे जिसमें वो ग्रीक कॉन्सेप्ट के, यानी ग्रीक का कौन सा कॉन्सेप्ट, प्ले अगर ट्रेजेडी है तो पूरा ट्रेजेडी हो, कॉमेडी है तो पूरा कॉमेडी हो। तो इसलिए उन्होंने इसका थीम चुना, और इसका थीम बहुत इंटरेस्टिंग है हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी और वर्तमान के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे आप तब भी, क्योंकि यहां पर जो हीरो है जिसका नाम क्या है, सैमसन, वो कहां का हीरो है, इजराइल का। और हम प्राय हर साल ही सुनते हैं कि इजराइल से और फिलिस्तीन की लड़ाई हो गई है। जब भी क्या होता है, नेतन्याहू साहब लेकर घुस जाते हैं पूरा एकदम से इजराइल वाले, और बिल्कुल से फिलिस्तीन के ऊपर गोलाबारी शुरू हो जाती है। दोनों युद्ध कंट्रीज जो हैं वो हमेशा क्या होती हैं, युद्धों में एकदम से लगी रहती हैं। इजराइल जो कि बहुत फेमस कंट्री है सेना के मामले में, तो और जहां पर कंपलसरी है कि महिलाएं भी सैनिक होंगी, तो वहीं का हीरो कौन है, सैमसन। सैमसन इतना पावरफुल है, गॉड ने उसको ब्लेस किया है कि तुम्हारी जो ताकत है वो तुम्हारे बालों में रहेगी, तुम्हारे जो हेयर हैं उसमें तुम्हारी ताकत रहेगी। और जब फिलिस्तीन वालों को लग गया कि नहीं, ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि सैमसन के बालों को काटा जाए, ठीक है, ये बाल कब काटे जा सकते हैं, जब वो सोया रहेगा तब। और तब वो क्या करते हैं, अपने यहां से एक लड़की को भेजते हैं, और क्योंकि सैमसन को गॉड ने यह भी कहा हुआ है कि तुम जब शादी करोगे तो तुम्हारी शादी एक फिलिस्तीन लड़की से ही होनी चाहिए। तो अब सैमसन को लगा कि ये भाई हम इसी साथ शादी करेंगे, क्योंकि वो खूबसूरत भी थी। और क्या होता है, बाद में सैमसन साहब हनी ट्रैप हो जाते हैं, सोते वक्त इनके बाल को काट लिया जाता है, फिलिस्तीन में इनको ले जाया जाता है। और वहां पर क्या होता है कि फिलिस्तीन अब क्योंकि सैमसन ही डिफेंड करता था, सैमसन ही इजराइल का सबसे मेन वॉरियर था, फिलिस्तीन को हमेशा यही हराता था। लेकिन अब फिलिस्तीन वालों ने यह जान लिया कि सैमसन अब कमजोर हो गया, यानी वो आम इंसान हो गया है, बाल भी उसके नहीं हैं, बाल से उसकी सारी ताकत थी। तो वो तुरंत यहां पे अटैक कर देते हैं और इजराइल में इजराइल वालों को हरा करके वो सैमसन को पकड़ करके लेकर के जाते हैं वहां पर, और सबसे पहले उसकी दोनों आंखों को फोड़ दिया जाता है, जेल में रखा जाता है, तरह तरह से उसको यातनाएं दी जा रही हैं। और लोग कह रहे हैं, कुछ लोग उससे जाते हैं मिलने के लिए, कहते हैं कि मैं तुमको बचा लूंगा, लेकिन उसको जिंदगी से कोई मतलब ही नहीं था। अब फाइनली एक दिन वहां पर फिलिस्तीन में एक जो है फेस्टिवल होता था, जहां पर हर योद्धा अपना, ठीक है, दिखाते थे कि यहां मैं कितना पराक्रमी हूं। और वहां पर इनको भी इनवाइट किया जाता है सैमसन को, आप भी आइए और आप भी अपने आप को प्रेजेंट करिए कि आप कितने पावरफुल हैं। सैमसन जो कि अंधा हो चुका है वहां पर आता है और गॉड से इन्वोक करता है एक बार, क्योंकि उसके बाल भी अब थोड़े बड़े हो गए हैं, उसकी ताकत धीरे धीरे आ गई है। और वहां पर पावर को इन्वोक करके, गॉड को इन्वोक करके, वहां पर जितने भी पिलर थे सबको वो गिरा देता है। पूरे फिलिस्तीन के जितने योद्धा थे वो सारे के सारे वहां पर मारे जाते हैं, लेकिन सैमसन की भी डेथ इसी में पिलर के गिरने से, दबने से हो जाती है, उसकी भी मौत हो जाती है। यानी ये प्ले पूरा का पूरा फुली ट्रेजेडी है। इसके बारे में डिटेल में आपसे बात करूंगा, एक अलग ही वीडियो इसके ऊपर मैं बनाऊंगा। फिलहाल देखते हैं अभी इसके बारे में थोड़ा सा क्या है। इन सैमसन एगनिस्ट्स मिल्टन टर्न्स टू मोर वाइटल एंड पर्सनल थीम। क्या होते हैं, मिल्टन और ज्यादा वाइटल और पर्सनल थीम की ओर चलते हैं। एंड हिज जीनियस ट्रांसफिगर्स द स्टोरी ऑफ सैमसन। और उनका जो जीनियस है, एक उनका जो माइंड है, वो क्या करता है, वो बना रहा है स्टोरी किसकी, ऑफ सैमसन, सैमसन की, द माइटी चैंपियन ऑफ इजराइल, जो कि क्या था, एक बहादुर योद्धा था, कहां का, इजराइल का। नाउ ब्लाइंड, अब अंधा है, एंड स्कॉन्ड, और उसकी एकदम से तिरस्कार हो चुका है, फिलिस्तीन में पकड़ लिया गया है, तरह तरह से उसको यातनाएं दी जा रही हैं। नाउ ब्लाइंड एंड स्कॉन्ड, वर्किंग एज अ स्लेव, ठीक है, कैसे एक गुलाम की तरीके से काम कर रहा है, अमंग द फिलिस्तीन्स। क्या हो रहा है, फिलिस्तीनियों के बीच में एक गुलाम की तरीके से सैमसन को वहां पर रखा गया हुआ है। एक समय का इतना पावरफुल योद्धा, लेकिन क्या हुआ है, अब ने जो है पावर के जाने के बाद एक गुलाम बन चुका है वहां पर। आगे देखिए, द पोएट्स एम वाज टू, ठीक है, पोएट का एम क्या था, टू प्रेजेंट इन इंग्लिश अ प्योर ट्रेजेडी, यानी कि एरिस्टोटल का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, प्लेस को लेकर के,
उस टाइप की ट्रेजेडी को प्रेजेंट करना था। और क्या है? विद ऑल द पैशन एंड द रिस्ट्रेंट विच मार्क द ओल्ड ग्रीक ड्रामा। और वो सारे ऑल द पैशंस एंड रिस्ट्रेंट यानी क्या? ये सारा का सारा जो प्योरिटन वहां पे क्या था? रिस्ट्रेंट था कि प्ले कैसा होगा, वहां पे बिल्कुल भी इमोशंस नहीं होंगी, क्योंकि इमोशंस जो होती हैं वो क्या करती हैं? इंसान को कमजोर बनाती हैं। इसलिए मिल्टन का पूरा एफर्ट ये था कि हम क्या करेंगे? हम ऐसा प्ले लाएंगे जहां पर इन सारे रिस्ट्रेंट के बावजूद भी, इन सारे जो है बॉन्डेजेस के बाद भी हम एक ऐसी मास्टरपीस प्रोड्यूस करेंगे जो ग्रीक थिएटर के टाइम पर थी। यानी जैसा स्काइलस में के जो है प्लेज में हमने देखा, जैसा हमने सोफोक्लिस के प्लेज में देखा, जैसा हमने यूरिपिडस के प्ले में देखा कि जैसे ये लोग ट्रेजेडी को लिखते थे, वहां पे उन्होंने रिप्रेजेंट किया है। इडिपस राजा है, वो अपने आंखों को अंधा कर लेता है, फोड़ लेता है और उसकी मौत हो जाती है। उसी तरीके का प्ले यहां पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई, किसके द्वारा? जॉन मिल्टन के द्वारा। बहुत सारे ऐसे भी वर्क हैं जिसको जॉन मिल्टन ने लिखा और बहुत फेमस है। ऑन शेक्सपियर जॉन मिल्टन का पहला माना जाता है कि वो पब्लिश जो है वर्क है। मैंने इस वीडियो में जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उन्हीं को लेकर के बात की है। और जॉन मिल्टन ने अपनी पोएम्स में यानी अपने सोनेट्स में कौन सा? इटालियन फॉर्म, याद रखिएगा, कौन सा? इटालियन सोनेट फॉर्म को अपनाया हुआ है। यानी इनके सोनेट्स जो हैं वो ऑक्टेव और सेस्टेट में बटे होते थे, 8 और 6 वाले पैरा में। तो ये थी एक छोटी सी वीडियो जॉन मिल्टन को लेकर के जो मैं आपको लिए लेकर के आता हूं, जो कि कैरोलिन एज के सबसे बड़े पोएट या राइटर हैं। इनके अलावा उस पूरी एज में आप कह सकते हैं कि लिटरेचर नाम मात्र का प्रोड्यूस होता है। और इसीलिए जॉन मिल्टन को हम आज जानते हैं तो उनकी इस एपिक की वजह से, पैराडाइज लॉस्ट, जो कि मानी जाती है कि वर्ल्ड की बेहतरीन जो एपिक्स हैं उनमें से ये एक है। अब हम आगे आपसे बात करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में कॉमनवेल्थ पीरियड को लेकर के। और कॉमनवेल्थ पीरियड में जहां पर वहां भी लिटरेचर बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वही एज आपकी कैरोलिन एज या जिसे हम प्यूरिटन एज या एज ऑफ मिल्टन कहते हैं, वही सारी चीजें चल रही होती हैं। हम ओलिवर क्रॉमवेल के शासन को लेकर के बारे में बातें करेंगे, फिर हमारा आएगा रिस्टोरेशन एज। तो ये वीडियो कैसी लगी? आप लोग जरूर अपने लाइक और कमेंट से मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैव अ गुड डे।